the subject English, and the chapter that I have taken to teach you on today is from the book Vistas. This book, and it is the first chapter that I am going to deal today, and the topic is the third level, written by Jack Finney. Alright? Now, before we go ahead, let us know something about the author. Just in a line, that he is an American author. Okay? Because we have to go fast. So, in a supplementary book, author does not play much role, but you must know about the author. आपको author के बारे में जरूर जानना चाहिए. इसलिए एक लाइन में मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि ये एक अमेरिकन ऑथर है जिनका नाम है जैक फिनी. The story is somewhat about awakening wish fulfillment. ये कहानी कुछ इस तरह की है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में waking wish fulfillment. Now, आप देखें, I've given you the meaning here. Waking dream, that is daydream while awake. यानी जागते में सपना देखना. Alright? Wish मतलब desire, and हिंदी में इसे इच्छा बोलते हैं. Fulfillment here means the feeling of being satisfied. मतलब हर चीज को आप पूरी तरह से satisfied हैं. ओके? कहानी इस तरह से है कि जो ऑथर है, जो नरेटर है ना? नरेटर ही ऑथर है और उसका नाम जो इस कहानी में चार्ली है. ठीक है? अब इस ऑथर को एकांत बहुत पसंद है, सादी जिंदगी बहुत पसंद है, हल्ला बल्लू से वो बहुत भागता है. वो चाहता है कुछ ऐसी जगह हो जहां हम शांति से रह सकें. ऑलराइट? और इसी तलाश में वो भटकता रहता है. ओके? तो उसका कैरेक्टर का नाम है चार्ली, है ना? और सेकंड है कैरेक्टर जो इसमें आया है वो है लूजा, उसकी वाइफ, जो हर समय उसके लिए चिंतित रहती है कि क्या हो जाता है. क्योंकि आगे हम जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि ये चार्ली कैसे अपने ऑफिस से जब निकलता है तो हर बार वो कोई ना कोई दूसरा जगह पे उतरता है. वो एक जगह पे नहीं उतर पाता है, यानी कहीं ना कहीं इसका मेंटल लॉस है. राइट? और इसीलिए वो भटकता रहता है, कभी यहाँ उतर जाता है, कभी वहाँ उतर जाता है. और इसी तरह से वो एक दिन बोलता है कि हम भटक गए हैं. यूँ तो जिस स्टेशन से वो आता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, उस स्टेशन में केवल 2 लेवल ही होते हैं. लेकिन ये ऑथर चार्ली या जो नरेटर है वो कहता है कि नहीं, हम 3rd लेवल में भी गए हैं, जो कि नामुमकिन सी बात है, जो है नहीं वास्तविक में. लेकिन चूंकि उसे सन्नाटगी की तलाश है, शांति की तलाश है, पीस लविंग पर्सन, तो ही वांट्स टू ही डिजायर्स दैट एंड ही फाइंड्स हिज डिजायर टू बी फुलफिल्ड इन दैट 3rd लेवल. जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि उसने वहां क्या क्या देखा, कैसे कहा. ओके? अब जब ये आकर के अपनी पत्नी को बताता है कि आज वो 3rd लेवल पर गया है, तो उसकी पत्नी भी चिंतित हो जाती है, काफी परेशान होती है, हर समय उसके लिए परेशान रहती है. एंड देन शी टेक्स हिम टू सैम द साइकियाट्रिस्ट. सैम तीसरा कैरेक्टर है जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है, मनोचिकित्सक. ऑलराइट? जो चार्ली का दोस्त भी है. ऑलराइट? तो वहाँ भी वो सैम भी उसको समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसका ट्रीटमेंट भी कर रहा है, इसलिए और दोस्त भी है, तो उसे थोड़ा पोलाइटली इसी तरह से वो डील करता है. ठीक है? अब मैं आगे चलती हूँ, कहानी स्टार्ट करती हूँ. बच्चे देखिए, इंग्लिश जब आप पढ़ते हैं तो रीडिंग भी इम्पोर्टेंस रखता है, और ये जान लीजिए कि प्रोनाउंसिएशन पार्ट भी बहुत मायने रखता है. उच्चारण, सही उच्चारण. इसलिए ध्यान से सुनिएगा, जब मैं पढ़ती हूँ तो ध्यान से सुनिएगा. ऑलराइट? नाउ द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड railroads will swear on a stack of timetables that there are only 2. But I say there are 3 because I have been on the 3rd level of the Grand Central Station. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist, friend of mine, among others. I told him about the 3rd level at Grand Central Station, and he said it was a waking dream wish fulfillment. He said I was unhappy. That made my wife kind of mad. But he explained that he meant the modern world is full of
insecurity, fear, war, worry and all the rest of it, and that I just would want to escape. Yes, who doesn't? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into the third level of Grand Central Station. Now the story is, कहानी ये है कि अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि क्या ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 3 लेवल है ना, स्टेशन में फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल बनता है, तो उस स्टेशन का 3 लेवल था ही नहीं। तो ये वहाँ के ऑफिसर्स कसम खाकर बोल सकते, स्वेयर मीन्स टेक एन ओथ, कसम खाकर बोल सकते हैं कि नहीं, उसमें कोई तीसरा लेवल स्तर नहीं है, सिर्फ 2 स्तर में ही वो स्टेशन बना हुआ है। लेकिन लेखक या जो नरेटर है या चार्ली जो है, वो हर बार कहीं ना कहीं से भटकता है और कहीं दूसरी जगह उतरता है। ऑलराइट, नाउ तो जब वो अपने थर्ड लेवल से निकल कर आता है तो अपने दोस्त साइकियाट्रिस्ट जिसका नाम सैम है उसके पास जाता है और उसे बताता है कि वो अभी अभी वहां से आ रहा है। तो उसका दोस्त बोलता है, यार तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, ये तुम्हारा वेकिंग ड्रीम विश डिजायर है ना, विश फुलफिलमेंट, राइट? एंड वेकिंग ड्रीम इज डे ड्रीम कर रहे हो तुम, क्योंकि तुमको शांति की तलाश है। एक्चुअली मेंटली ही इज अ वेरी सोबर पर्सन, वो बहुत शांति प्रिय है, वो शांति चाहता है। तो जब वो उसके अपने दोस्त को बताता है जो कि मनोचिकित्सक है, तो उसको जब बताता है तो बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारा वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, यानी दिन में स्वप्न देखा है तुमने और वहां तुम्हें उस तरह की चीजें नजर आई जिससे तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हुई, जबकि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑलराइट, नाउ द थर्ड लेवल refers to the subway of the Grand Central Station. Now what does the third level refer? थर्ड लेवल किसके लिए है? स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का पहला दूसरा स्तर, जहां के इसको चार्ली को तीसरा लेवल भी मिलता है, तीसरा स्तर भी मिलता है, जो कि हकीकत में है ही नहीं, इट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, इट इज नोवेयर टू बी सीन, नोवेयर टू बी फाउंड, इट्स नॉट मेंशन्ड एनीवेयर। ऑलराइट, सो but that's the reason he said that my friend and all agreed. Everything points to it, they claim. My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day, from all I hear, and he started my collection. It's a nice collection too. And then he says, that is the reason that all my friends agreed that I had started the collection, the hobby of collecting the stamps. My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. Now, why it is a temporary refuge from reality? Why? क्योंकि वो मन से शांत भाव का था, उसे हर जगह लगता था मुझे शांति चाहिए, और उसे जब स्टैम्प कलेक्शन में हर एरा के स्टैम्प को लेकर के उनके बारे में, उनकी पूरे स्टोरी को जानता है, उसके बैकड्रॉप्स को जानता है, तो लगता है कि अरे ये तो मेरी पसंद की चीजें हैं, क्योंकि हर स्टैम्प हर एरा को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, सो ही फाउंड द टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। नाउ वास्तविक संसार से उसे कुछ ना कुछ शरण मिल जाता था। वेल मेबी, बट माय ग्रैंडमदर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। Sorry, my grandfather did not need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his days. फिर अभी आप देखते हैं कि लेखक शांति की बात करता है कि अरे मेरे दादा के टाइम में सब चीज बड़ा सुंदर था, बड़ा शांत था, यानी हर समय उसके मन के अंदर ये लालसा है, ये चाहत है कि हर जगह शांति हो, वो एक शांति प्रिय इंसान था। Alright? And he started this collection. It's a nice collection, 2 blocks of 4 of practically every US issue, first day covers and so on. So he started collecting the stamp. That became his hobby of stamp collection. उसे स्टैम्प कलेक्शन का हॉबी हो गया और उसमें उसे बहुत आनंद मिलता था, बहुत राहत मिलती थी, क्योंकि वो उसके पीछे के
था, जान देता था, इसलिए उसको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन मिलता था, ऑलराइट, एक शेल्टर मिलता था, रिफ्यूज मिलता था। नाउ अब फर्स्ट डे यहाँ पे आया है, every US issue first day cover. What is first day cover? Envelopes of new issued stamps posted on the first day. कोई भी स्टैम्प जब नया निकलता है, राइट, तो उसे पहले एक सादा एनवेलप में, अनलेटर्ड एनवेलप में डाल करके उसको भेजा जाता है, राइट, खुद को ही भेजा जाता है ताकि वो एक रिकॉर्ड रहे कब निकला और कैसे, राइट। हिंदी में क्या लिखा है, नई जारी की गई टिकट का पोस्ट किया गया पहला लिफाफा। फर्स्ट डे कवर को क्या बोलते हैं, नई जारी की गई टिकट का पोस्ट किया गया पहला लिफाफा, ऑलराइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट डे कवर। अगर आपके पास स्टैम्प है तो और भी खुशी की बात है, जिनके पास, जो लोग स्टैम्प कलेक्शन के आदी होते हैं, हॉबी होती है, उनके पास ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, दे गो अप टू इट। So the first day covers and so on. President Roosevelt collected stamps to, and then to support his views, to support his hobby, he says, President Roosevelt भी स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे, यानी एक हम ही नहीं है बल्कि और भी लोग, और उसमें भी महान इंसान जो कि प्रेसिडेंट हैं यूएस के, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, उनकी भी ये हॉबी थी कि वो स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे। Now, anyway, here's what happened at Grand Central. One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment. So I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. Now he says कि Grand Central Station मुझे लेना पड़ा क्योंकि वो रास्ता आसान था मुझे ले जाने के लिए, है ना। मुझे ट्रेन से सफ़र करना आसान लगा क्योंकि बस ज़्यादा समय लेता था। चूँकि ऑफिस में काम करते हुए मुझे देर हो गया तो मैंने सोचा मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से ही निकलूं और जाऊं, और इसी कारण बस वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचते हैं। I don't know why this should have happened to me. I'm just an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine and a straw hat with a fancy bag. I passed a dozen men who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. So he says कि मेरा नाम चार्ली है, right? गाय मीनिंग पर्सन, गाय का मतलब होता है आदमी। मैं एक आदमी हूँ जिसका नाम चार्ली है और मैं 31 ईयर्स यानी 31 साल का हूँ, और मैंने एक हल्का भूरे रंग का गबर्डीन का कपड़ा पहना हुआ हूँ, सूट पहना हुआ हूँ, और साथ में स्ट्रॉ हैट भी है जिसके साइड में बैंड है। देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रेस है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ चार्ली। तो इस बात का ध्यान रखें, हर चीज को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश में इन बिटवीन द लाइंस भी क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिए आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है, इसलिए इंग्लिश का एक लाइन पढ़ना पड़ता है एग्जाम के लिए, आपके पास पूरी तैयारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि उनके ड्रेस के बारे में बताया गया है। जैसा आप फ्लैमिंगो का फर्स्ट चैप्टर लास्ट लेसन में पढ़ते हैं, मिस्टर हैमिल किस तरह का ड्रेस पहने हुए हैं, ग्रीन कोट और टैग, है ना, स्पेशल ओकेजन पे जो ड्रेस पहनते हैं, तो ड्रेस एक मायने रखता है। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनकी बारीकियां होती हैं, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा बच्चे, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिससे आपको मार्क्स स्कोर करते हैं और इंटरनल क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, राइट। आई पास्ड अ डजन मेन हु लुक जस्ट लाइक मी। कहता है कि मैं रास्ते से गुजर रहा था, मैंने ऐसे 12 लोगों को देखा जो मेरे मुझे जैसे लग रहे थे, एंड आई वाज़न्ट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं भी किसी चीज़ से हटना नहीं चाहता था। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लूजा माय वाइफ। मैं जल्दी में था किसी तरह से बस निकल जाऊं और अपनी पत्नी लूजा के पास घर पहुंच जाऊं। मैंने आपको बताया कि उनकी पत्नी का नाम लूजा है, तो वो वहां से जल्दी निकलना चाहते हैं कि किसी तरह से जल्दी से वो अपनी पत्नी लूजा के पास पहुंच जाए। अब हमेशा याद रखिएगा, जब भी बात आएगी चार्ली की तो दिमाग में रखिएगा कि ही इज अ पीस
सीकर, शांति प्रिय इंसान है, वो इधर उधर भटक रहा है शांति की तलाश में, ये याद रहे। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level, where you take trains like the 20th century. He says कि I went to the Grand Central from Vanderbilt Avenue. Vanderbilt Avenue से हमने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जो कि वैंडरबिल्ट एवेन्यू पर है, मैं वहाँ गया और उससे नीचे चला गया, फर्स्ट लेवल पर गया, जहाँ से ट्रेन आपको 20th सेंचुरी जैसी ही लगती है, जैसी ट्रेन हम लोग हमेशा देखते आए हैं। Then I walked down another flight to the second level. मतलब से चलते चलते मैं सेकेंड लेवल पर भी चला गया, है ना, where the suburban trains leave from, और नॉर्दर्न एरियाज में, छोटे शहरों में वहां से ट्रेनें निकलती थी सेकेंड लेवल से। बांटा जाता है ना कि इस ट्रेन इधर से जाएगी, यहाँ से जाएगी, इसी तरह का डिवीजन वहां हुआ था। तो सेकेंड लेवल से नॉर्दर्न एरियाज के लिए ट्रेन निकलती थी, ओके, तो वो वहां पहुंचता है। Ducked into an arched doorway heading for the subway, और वहां पर ही उसने एक आर्च देखा। Now very important children, very important, आर्च यानी एक फर्स्ट लेवल ये हो गया, सेकेंड लेवल ये हो गया, ठीक है, और थर्ड लेवल वो बोलता है कि मैंने एक आर्च देखा और यहाँ से एक दरवाजा देखा। ओके, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, मैं ड्राइंग में बहुत अच्छी नहीं हूँ, बट जस्ट एक कंसेप्ट आपको देना चाहती हूँ। ये फर्स्ट लेवल हो गया, यानी फर्स्ट लेवल का प्लेटफॉर्म, राइट, फिर हो गया सेकेंड लेवल का प्लेटफॉर्म, और वो कहता है कि मैं इसी में जब बढ़ता चला गया तो एक डोरवे हमने देखा, राइट, एक आर्च नुमा टाइप का, इस तरह से आर्च नुमा टाइप का हमने एक डोरवे देखा, जहां से मैं इसमें चला गया, और इसी को वो थर्ड लेवल बोलता है। उसके लिए ये थर्ड लेवल है, लेकिन ये थर्ड लेवल हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करता है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, याद रखिएगा, राइट। ये उसके, चूंकि वो शांति प्रिय था, मन में हर समय उसको लगता था हल्ला नहीं हो, शांति हो, इसी की तलाश में वो ज्यादा रहता था। और जब वो वहां से निकला, चलता चला गया, तो उसे एक डोरवे मिला और जिससे वो नीचे चला गया। ये हो सकता है कि वहां से कोई रास्ता दूसरी जगह निकलता हो, लेकिन जिसको बाद में बंद कर दिया गया हो। आपने बहुत जगह देखा होगा, पुराने जो स्टेशन हैं, जो अभी भी गाँव के साइड में पुराने स्टेशन होंगे, तो आप देखिएगा कि रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है, दूसरा रास्ता निकाल दिया जाता है। ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ होगा, राइट, ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ होगा, हम बात बोल रहे होगा, राइट, क्योंकि बेसिकली बहुत क्लैरिटी नहीं है इसमें, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि उसने एक आर्च टाइप का दरवाजा देखा और सोचा कि चलो ये भी एक रास्ता है, और वो उसमें चला गया ना। वो जो चला गया, तो वो जो आगे बताता है उसका कहीं एग्जिस्टेंस नहीं है। हो सकता है दरवाजा, हो सकता है कि कोई रास्ता पहले बंद कर दिया गया हो और वो उसमें एंटर कर गया हो, राइट, लेकिन सारे इसमें लोग कहते हैं कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता, और ये कहता है कि नहीं, हम थर्ड लेवल में गए, हमने देखा, तो यहाँ पर ये थर्ड लेवल में पहुंच जाता है ना, जहाँ वो अपने आप को अलग सा महसूस करता है। So ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost, और वहाँ वो खो गया। That's easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times, but I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors. He says कि ये कोई मेरे लिए नई बात नहीं थी, काफी आसान था, क्योंकि मैं तो बराबर ही हमेशा, बराबर ही कहीं ना कहीं दूसरे स्टेशन पर निकलता हूँ, राइट, बिकॉज ही इज समवॉट एब्सेंट माइंडेड, ऐसा लगता है कि कहीं वो खोया रहता है, ओके, तो इस बार भी वो अपना रास्ता भटक जाता है और दूसरे जगह पहुंच जाता है। अब वहां पर उसको क्या क्या दिखता है, ये उसकी सोच है, राइट, ये उसकी सोच है, क्योंकि उसने जो कहानियां कथाएं बचपन में अपना माँ से या दादी नानी से सुनी होंगी, कैसा शांति था, गेल्सबर्ग एक नाम का जगह है जहाँ ऐसा सन्नाटा था, लोग ऐसे एंजॉय करते थे, लाइफ को जीते थे, तो ये सब चीजें उसके बैकड्रॉप में होगी, क्योंकि ही वाज अ पीस सीकर, शांति के तलाश में था, ऑलराइट, तो बैकड्रॉप में, उसके माइंड के बैकड्रॉप में ये बात अच्छे से होगी, ओके, इसीलिए ऐसा होता है। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, तो ये कहता है कि हर बार मैं कहीं ना कहीं नया दरवाजा में पहुंच जाता हूँ, है ना।
and stairs and corridors. Now mark the pronunciation in this paragraph. Bumping, the first word let me take you, that is flight. F-L-I-G-H-T, flight. फ्लाइट एंड फ्लैट दोनों दो चीजें. FLAT फ्लैट मतलब अपार्टमेंट, आपका मकान, जो आजकल का ट्रेंड है, लोग अपने फ्लैट लेकर के रहते हैं, एक बिल्डिंग में अलग अलग सबका मकान, दैट इज फ्लैट. एंड फ्लाइट इज व्हेन यू टेक ऑफ, ऊपर की तरफ उड़ान भरना या ऊपर की तरफ चढ़ना. हम प्लेन के लिए क्या बोलते हैं, मेरी फ्लाइट 4 बजे है, यानी हम एरोप्लेन से जा रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ऊपर की तरफ उड़ान भरना. suburban, right? Then ducked into, arched. ये जो हमने आपको बताया, this is arched. Okay? Now bumping, getting dashed. Then corridors. Okay? Now when I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. And he says कि मैं इसी तरह से चला गया और वहाँ से चलते चलते रूजवेल्ट होटल के लॉबी के पास पहुँच गया. ना व्हाट इज लॉबी? किसी भी होटल में पहले एक काफी बड़ा स्पेस रहता है, जो बड़ा सा स्पेस रहता है उसे लॉबी बोलते हैं. कभी कभी वो लोग ग्राउंड फ्लोर में लोगों के बैठने का भी इंतजाम कर देते हैं. कहाँ है भाई, लॉबी में सामान रख देंगे. तो जो वेलकम एरियाज होता है उसे भी लॉबी बोला जाता है. ओके. Now, another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. एक बार और इसी तरह से अपने ऑफिस से काफी दूर, अपने घर से 3 ब्लॉक और आगे स्टेशन पर उतर जाता है. 46th Street, जो उसके घर से 3 ब्लॉक की दूरी पे है. यानी हर बार वो एग्जैक्ट अपने घर के लोकेशन के पास ना उतरकर, चूंकि एब्सेंट माइंडेड है, कहीं खोया रहता है, इसलिए कहीं कहीं उतर जाता है. Okay? Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. There's probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park, and maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into. But I never told my psychiatrist friend about that either. So here he says कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ग्रैंड ट्रंक स्टेशन है वो एक पेड़ की तरह लंबा होता जा रहा है, growing like a tree. ऐसा नहीं है कि स्टेशन बढ़ रहा है, स्टेशन जितना था उतना ही है, उसमें 2 लेवल था, है, राइट. लेकिन इसे ऐसा लगता है कि वो 3rd लेवल में भी चला गया और ग्रैंड ट्रंक जो स्टेशन है वो काफी लंबा होता चला जा रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ. ये उसके दिमाग की उपज थी, ये उसकी अपनी सोच थी, ऐसा वो खोया रहता था, राइट. और जहाँ लोगों के लिए तो ये एंट्रेंस और एग्जिट की बातें होती, स्टेशन में लोग जाते हैं और उतरते, लेकिन इसके लिए है ना, ये इसे सिर्फ एंट्रेंस नहीं था, ये इसके लिए एक तरह का एडवेंचर था, क्योंकि वो हमेशा अलग अलग जगहों पर उतरता था, मानो जैसे वो एक रिसर्च कर रहा हो. Alright, but I never told my psychiatrist friend about that idea. And he said that though he went into the tunnel, went to that arch door, from there he went into a tunnel and found something different, but he did not discuss about it to his friend. उसने अपने फ्रेंड सैम से इसके बारे में बात नहीं की, लेकिन आगे वो बात करता है, अभी नहीं. The corridor I was in began angling and slanting downward, and I thought that was wrong. थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मैंने देखा कि वो कॉरिडोर थोड़ा सा एंगल में झुका हुआ हो रहा है और नीचे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, जो कि गलत था. मुझे ऐसा लगा, मेरे दिमाग में मुझे कहा कि समथिंग रॉन्ग इज देयर, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, है कि मैं फिर भी चलता रहा. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I didn't pass a soul. Now see this. मैं चलता चला जा रहा था. All I could hear was the empty sound. क्योंकि वहां पर कोई और था ही नहीं, खालीपन था, हर जगह से खालीपन नजर आ रहा था, और मैं अपने ही कदमों की चाप सुन रहा था. I was listening the footsteps, sound of my own footsteps, and didn't pass a soul. Now this is the phrase, I didn't pass a soul. Okay, I didn't pass a soul.
कोई और वहां नहीं देखा। सोल यहाँ पर एक इंसान के लिए है कि मैं उस कॉरिडोर में अपने जैसा किसी और को नहीं पाया, नहीं देखा। Then I heard a sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. और थोड़ी दूर जब मैं और आगे बढ़ा तो अचानक से काफी आवाज लगी, आवाज आई हल्ला की, और फिर मैं आगे बढ़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ लोग बातें कर रहे हैं। Alright, the tunnel turned sharp left, और थोड़ा दूर जाकर टनल जो है वो लेफ्ट की तरफ, बाईं की तरफ मुड़ जाता है। I went down a short flight of stairs and came out on the third level of Grand Central Station. और वो कहता है कि मैं इधर से जो बढ़ा, टनल क्रॉस किया, और क्रॉस करते हुए मैं फिर से लेफ्ट मुड़ा, है ना, तो मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में पहुंच गया। ये उसकी सोच है, ध्यान है बच्चों, ऐसा है नहीं कुछ, सिर्फ उसके दिमाग की उपज है। उसके दिमाग को ऐसा लगता है कि वो, चूंकि वो हमेशा रास्ता भटक जाता था, इसलिए उसे ऐसा लगा कि नहीं, वो थर्ड लेवल या थर्ड स्तर पर चला गया है। स्टेशन का पहला स्तर और दूसरा स्तर एग्जिस्ट करता है, लेकिन थर्ड लेवल या थर्ड स्तर नहीं एग्जिस्ट करता है। I went down a short flight of stairs and came out on the third level of Grand Central Station. Alright? For just a moment I thought I was back on the second level, but I saw the room was small. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was good and old looking. Alright? So he said कि पहले तो मुझे लगा कि मैं सेकंड लेवल पर आ गया हूँ, फिर जब मैंने गौर किया तो देखा कि नहीं, सब कुछ थोड़ा अलग है ना। क्या देखा अलग? कि जो रूम्स बने हुए थे वो छोटे थे, छोटा, टिकट काउंटर भी कम था, टिकट विंडोज जो होते हैं उसका काउंटर जो है वो कम था, है ना, और ट्रेन गेट्स भी कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो इंफॉर्मेशन सेंटर था वो भी लकड़ी का बना हुआ था और पुराने जमाने जैसा था। देखो, जहाँ उसका मन है कि पुराने ज़माने में, पहले ज़माने में लोग बहुत शांत से रहते थे, बहुत लाइफ को एंजॉय करते थे, ज़िंदगी में चहल पहल थी, और इस ज़िंदगी की तुलना में उसे पहले ज़माने की ज़िंदगी ज़्यादा सुरक्षित और अच्छी और शांतिप्रिय लगती थी। अब उसकी सोच उसके साथ साथ हर समय चल रही है, इसलिए यहाँ भी उसे वो सब चीज़ें नजर आने लगती हैं। Alright, and the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. और फिर उसने देखा कि जो बूथ पर आदमी बैठा हुआ था उसने अपने आंखों के ऊपर हरे रंग का कलर किया हुआ था, ऑलराइट, आई शेड दिया हुआ था, और काले ब्लैक स्लीव पहना हुआ था, जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके, maybe from heat and light and the season change of the season. The lights were dim and sort of flickering. रोशनी जो आ रही थी वो भी बहुत धीमी थी और टिमटिमाती हुई थी, ऑलराइट। टिमटिमाती मीन्स फ्लिकर, जलबुझ जलबुझ जलबुझ, मतलब एक तरह की कांस्टेंट लाइट रेज नहीं थे, लाइट में वेरिएशंस था, हिल रहे थे लाइट भी, और बहुत धीमी रोशनी थी, बहुत लाइट। ओके, देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, नाउ दे वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर। रिपीट द वर्ड विथ मी, स्पिटून्स। बच्चे जब आप सुनेंगे तो इस शब्द को प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे, स्पिटून्स। स्पिटून्स किसको बोलते हैं? थूकदान को स्पिटून्स बोलते हैं, ऑलराइट। तो ब्रास किसका? पीतल का स्पिटून्स। पहले जमाने में पीतल, आशा, ये सब चीजें काफी चलती थी। अभी भी आप पुरानी कहानियां ये सब चीज देखेंगे तो आपको ये सब चीजें नजर आएंगी, है ना। तो ब्रास स्पिटून्स on the floor, and across the station a glint of light caught my eye, and I was pulling a gold watch from the vest pocket. और फिर जब दूसरी तरफ से देखा तो देखा कि एक आदमी है जो अपने पॉकेट से, वेस्ट पॉकेट यानी आपके कोट में जो आपका वेस्ट कोट होता है या आपकी शेरवानी जो होती है, पहले जमाने में लोग पहना करते थे, उसमें जो लेफ्ट साइड में जो पॉकेट होता था उसमें लोग अपना घड़ी रखते थे। वो कौन सी घड़ी थी? आपका हैंड वॉच नहीं था, राइट, पॉकेट वॉच उसको बोलते थे, ठीक है। वो पुराने जमाने की गोल घड़ियां पॉकेट से निकालकर वो टाइम देख रहा। He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. और उसने वो घड़ी निकाला और उसके ढक्कन को खोला। अभी हम लोग जो पहनते हैं घड़ी सब ओपन रहता है, फट से ऐसे नजर घुमाए और टाइम देखते हैं, लेकिन पहले वो जो वॉच, पॉकेट वॉच होता था उसमें कवर लगा होता था, आप पॉकेट से निकालते थे, फिर उसको खोलते थे, देखते थे, ओके। सो he snapped open the cover, glanced
wore a derby hat, a black 4-button suit with tiny nipples, and he had a big black handlebar mustache. Once again, children, description of the dress of the person whom he saw. Who saw? Charlie. चार्ली ने जिस इंसान को देखा थर्ड लेवल के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, उसको आप डिस्क्राइब कीजिए. ये प्रश्न इंटरनल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ Charlie, describe of the person that Charlie saw on the third level at Grand Central Station. Okay, कैसा लग रहा था वो, क्या ड्रेस पहना था, उसके मूछे से मूछे, राइट, और कैसी हैंडल बार, यानी मूछे हो तो नथुलाल जैसी, राइट, कड़ी कड़ी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई, हैंडल बार की तरह, जैसे आप गाड़ियों में देखते, बाइक में देखते मुड़ा हुआ है ना, उसी तरह का मूछ. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1819 something. और जब मैंने इधर-उधर नजर घुमाकर देखा तो मैंने ये पाया कि वो तो लोग उस जमाने के लोग लग रहे हैं जो 18-19 सेंचुरी के, उसी तरह का ड्रेस इन लोगों ने पहना हुआ है. I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. और उसने कहा कि मैंने ऐसे लोगों को जैसे लंबी लंबी दाढ़ियाँ हो और उनके साइड में एक कलम जो है वो काफी लंबे हो, ऐसा ने नहीं देखा. 80s-90s का ये दौर था जब लोग साइड बर्न्स भी रखते थे लंबे और बियर्ड्स भी ज्यादा रखते थे. A woman walking through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high button toes. मेल ही नहीं बल्कि फीमेल का भी ड्रेस डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आया कि किस तरह से उसने अपने आप को ड्रेसअप किया हुआ था. Alright, now back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small courier and east locomotive with a funnel-shaped stack, and then I knew. And he says, तब हमने एक locomotive, the engine train को देखा, छोटी सी ट्रेन थी, alright, courier ट्रेन थी, और उसमें funnel-shaped stacks थे, और तब हमें समझ में आया. Then I knew to make sure I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. और तब मैंने अपने आप को कंफर्म करने के लिए कि मैं 80s-90s में हूँ आगे बढ़ा और एक न्यूज़पेपर वाले बच्चे के पास जाकर देखा, और वहाँ हमने क्या देखा, पेपर देखा, जो पेपर का नाम था It was the World, and the World hasn't been published for years. जो पेपर हमने वहाँ पर देखा उस पेपर का नाम था द वर्ल्ड, जो अब पब्लिश नहीं होता है, यानी वो अपने आप को ये बात बता रहा है कि द वर्ल्ड पेपर जो है 80s का है, और हम इसका मतलब है कि 80s में थे, थर्ड लेवल में 80s के लोग रहते हैं. देखो बच्चे, हमेशा ध्यान रखो, उसकी इच्छा क्या है, शांति, जो उसे वहां दिख रही है. अब उसे हर चीज अपने हिसाब से नजर आ रही, जो उसने देखा है, पढ़ा है, जो जाना है, वो सब वहां पर सच होती हुई नजर आ रही, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है. There is nothing like that, but it is his imagination, it is his feeling that he sees everything very clearly, which does not exist at all. Okay? तो उसने देखा कि द वर्ल्ड नामक अखबार है, और उसको देखकर लगा ये तो 80s का है, इसलिए अब तो वो छपता भी नहीं. The next story said something about President Cleveland. I found that front page since in the public library files, and it was printed June 11, 1894. Alright, so he says कि मैं उसकी तरफ बढ़ा और फिर मैंने देखा कि जो कवर जो लेड स्टोरी था, जो लीडिंग स्टोरी थी, वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी. I found that front page since in the public library files. और उसने ये देखा कि उस जमाने में 1894 में प्रेसिडेंट क्लीवलैंड यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, राइट, और ये उन्हीं के बारे में कुछ लिखा हुआ है. Found that front page since in the public library files, and it was printed June 11, 1894. और तब उसे लगा कि नहीं, हम जो देख रहे हैं वो सच है. अब आगे देखो क्या होगा. I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets and take Lusa and me anywhere in the United States, and we wanted to go in the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. अब हम
अंदर की जो इच्छा है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडोज नोइंग दैट देयर on the third level at Grand Central I could buy tickets and that would take Lusa। अब वो सोचा, अरे यहाँ तो है थर्ड लेवल, यहाँ पर हम आकर टिकट ले सकते हैं और अपनी पत्नी लूजा के साथ कहाँ जा सकते हैं, गेल्सबर्ग। कब का गेल्सबर्ग? 1894 के रिजीम का, नॉट नाउ, राइट। 1894 के रिजीम का जो गेल्सबर्ग है, जो कि इलिनॉइस यूएसए में है, ऑलराइट, शिकागो में, शिकागो का वो कैपिटल है इलिनॉइस का भी, और गेल्सबर्ग वहाँ एक जगह है, राइट। और वहाँ वो जाना चाहता था क्योंकि वो जगह, अब उसने अपनी दादी नानी से भी सुना था कि वो जगह बहुत शांति प्रिय थी, लोग बहुत एंजॉय करते थे, बहुत अच्छे से रहते थे, है ना। तो ये जो उसका बैकड्रॉप है, जो एक तलाश है उसको शांति की, जिंदगी में सुकून की, उसे लगा कि ये तो हमें मिल गया, तो यहाँ पर ये स्टेशन मिल गया, अब मैं टिकट लूंगा और मैं गेल्सबर्ग अपनी पत्नी के साथ जाऊंगा, जहां हम दोनों अच्छे से जीवन व्यतीत करेंगे। ऑलराइट, हैव यू एवर बीन देयर? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज whose branches meet overhead and roof of the streets, राइट। है ना, कभी तुमने वो सवाल पूछा, आप कभी गए हो? अब वो वहां का सिचुएशन बता रहा है, वहां क्या है उसने भी नहीं देखा है, पढ़ा है, सुना है, क्या कि भाई वहाँ पे ये बहुत ही प्यारा शहर है और विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस हैं, लकड़ी के बने हुए घरे हैं वहाँ पर, खूब बड़े बड़े लॉन्स हैं, ओपन स्पेसेस काफी है, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, लॉट्स ऑफ ट्रीज ऑल अराउंड, हरियाली हर जगह है, whose branches meet overhead and roof the trees, जिसके ब्रांचेस ऊपर से जाकर के आपस में एक दूसरे से ऐसे मिलकर के रूफ बना देते हैं रास्ते के ऊपर, स्ट्रीट के ऊपर, राइट। व्हाट इज एन एवेन्यू? एवेन्यू भी हम लोग बोलते हैं, जैसे आपने सोचा ना, एवेन्यू स्ट्रीट, पार्क एवेन्यू स्ट्रीट, ओके। तो क्या है एक्चुअली, जो साइड में, रोड के साइड में जो ट्रीज लगाए जाते हैं, जो बढ़ करके आपस में आंच टाइप का होते हैं, उसे हम लोग एवेन्यू बोलते हैं। आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, वाइट समर, क्या है वो चैप्टर, थर्ड चैप्टर, राइट। तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि उसमें भी उसने एवेन्यू के बारे में बातें की है, ओके। नाउ in 1894 summer evenings were twice as long and people sat out on their lawns. Why he is very interested कि 1894 का समर इवनिंग बहुत प्यारा हुआ करता था, जहाँ लोग घर से बाहर शाम में निकल के लॉन में बैठा करते थे, एंजॉय किया करते थे, गप किया करते थे, बातें किया करते थे। They had lots of enjoyment and that is what he was looking for. यही वो चीज थी, यही वो खोज उसकी थी जो वो चाहता था कि उसे मिले। He was a peace loving, हमेशा याद रखना, peace loving है, वो हमेशा शांति प्रिय है, शांति खोज रहा है, जिंदगी में सुकून चाहता है और वो सुकून उसे वहाँ मिल रहा है। ऑलराइट, तो उसे, चूंकि उसने ये सब पढ़ा है तो उसे लग रहा है मुझे ये सब चीज वहां मिलेगा। ये पढ़ा हुआ बात बता रहा है, वो गया नहीं है, वो देखा नहीं है, लेकिन जो उसने सुना है, पढ़ा है, उसको वो बता रहा है कि in 1894 summer evenings were twice as long and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly। आपस में लोग बैठे हुए हैं, आराम से बातें कर रहे हैं, कोई सिगार पी रहा है, कोई बातें कर रहा है, मतलब लाइफ में एंजॉयमेंट है, चहल पहल है, शांति है, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आज के दौर की तरह हलबलू नहीं है, रश नहीं है, भाग भाग जिंदगी। आज की जिंदगी क्या है? दौड़ है, हर आदमी को एक दौड़ है, तो ये करना, वो करना, वो करना, हर आदमी लगता है ऐसे रेस में हो कि हमको वहां जाना है। लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं था, ठहराव था, सुकून था, इत्मीनान था, लोग हर चीज करते थे और समय पे करते थे, समय पे सोते थे, समय पे उठते थे और समय पे सारा काम करते थे। आज की युवा पीढ़ी क्या है? रात के 12 बजे तक जागते हैं, सुबह में 12 बजे तक सोते हैं, तो नेचुरल है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। अगर आप सवेरे सोएंगे तो आप अर्ली उठेंगे, आप देर से सोएंगे तो आप देर से उठेंगे, तो आप देर से उठेंगे तो अपने दिनचर्या में तो फर्क आएगा ही, सारा कुछ आपका उलट पुलट हो जाएगा। और पहले जमाने में लोग सब काम समय पर करते थे, इसलिए लाइफ में उनकी जिंदगी में सुकून था, इत्मीनान था। ऑलराइट, now the women waving palm fans and the fireflies all around in a peaceful world। और वहाँ लेडीज भी थी,
पाम लीफ से पंखा बनाकर, पाम लीफ समझ गए, पाम का जो पत्ता होता है, पाम ट्री का जो पत्ता, उसी से वो पंखा बनाकर, है ना, अपने आप को झल रही थी। और फायरफ्लाइज, व्हाट इज फायरफ्लाइज? जुगनू। आप रात में देखते हैं, समर्स में अक्सर हम लोग इवनिंग में ग्रीनरीज के आसपास अगर आप रहेंगे तो आप देखेंगे कि कोई इंसेक्ट जो उड़ता है और जलता है, बुझता है, फ्लिकरिंग लाइट उसका भी होता है, उसे जुगनू बोलते हैं। फायरफ्लाइज मीन्स जुगनू। All around in a peaceful world. To be back there with the First World War, with 20 years of the World War II, over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. And now I was just thinking, my God, I'm here back in the, to be back there with the First World War, still 20 years off, the World War II, over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. वर्ल्ड वॉर हुए में 40 इयर्स हो गया और वो जगह मुझे जानी है, मैं वहां जाऊंगा। आई वांटेड 2 tickets फॉर दैट। नाउ द क्लब फिगर्ड द फेयर, ही ग्लांस्ड एट माय फैंसी हैट बैंड, बट द फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर 2 coach tickets one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That ain't money, mister, he said. And if you're trying to scare me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays and different looking. I turned away and got out fast. There's nothing nice about jail even in 1894. So seeing all that, recollecting all those things that he had heard from his parents or friends or read in the books, he started imagining that he's seeing all these people sitting there and enjoying. कि वो imagine करने लगता है कि वो लोग बैठे हैं, enjoy कर रहे हैं और देख करके motivated होता है और वो चाहता है कि नहीं मुझे तो टिकट लेना, उसने जल्दी से अपने पॉकेट से पैसा निकाला, काउंट करने का नहीं तो पूरा है नहीं, फिर भी वो कोशिश करता है। ऑलराइट, फिगर तो फेयर है, यस वो पैसे पूरे थे उसे, बट ही फिगर द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर 2 coach tickets. उसने देखा कि हाँ भाई मेरे पॉकेट में जो पैसा है वो इनफ है कि हम 2 टिकट ले सके। ऑलराइट, और इसीलिए वो बढ़ता है कहाँ, टिकट काउंटर के पास, टिकट विंडो के पास। ओके, और उसने देखा कि बहुत देर से क्लर्क जो है उसे घूर रहा है, स्टेयर कर रहा है। ही नॉटेड एट द बिल्स, जब उसने पैसा दिया तो उसने नोट किया। देन वो जवाब देता है, दैट एंड मनी मिस्टर, उसने कहा मुझे 2 टिकट चाहिए। तो उसने बिल दिया तो उसने पैसा दिया। पैसा देख कर चूंकि ये पैसा तो अलग था, 1894 में जो पैसा चलता था वो पैसा और आज के जमाने का पैसा अलग था। राइट, तो उस आदमी ने, क्लर्क ने उसे घूर कर गुस्सैल आवाज में कहा, दैट एंड मनी मिस्टर, and if you're trying to scare me, you won't get very far. गुस्सा थोड़ा दिखाते हुए कहा कि ये पैसा नहीं है मिस्टर, और अगर तुम मुझे चीट करना चाह रहे हो तो तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते, तुम मुझसे बचकर दूर नहीं जा सकते। ये डर गया। राइट, क्योंकि पहले जमाने में भी जेल न तब अच्छा था, जेल न आज अच्छा है। हम सभी जानते हैं कि जेल में जो है हमें पनिशमेंट मिलता है ना, इसलिए जेल तब भी अच्छा नहीं था, जेल आज भी अच्छा नहीं है। और इसलिए इसी डर से वो जल्दी जल्दी वहां से कुछ नहीं बोला और निकल लिया। एंड दैट वाज दैट। I left the same way I came, I suppose. Next day during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend. You can buy old money at almost any coin dealer, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. So next day he said he went to the bank and he withdrew the money. All right, he exchanged his present day money to the old days money, that is 1894 में जो सिक्के चलते थे, जो पैसे चलते थे, उसने अपने आज के जमाने के पैसे को उस जमाने के पैसे में एक्सचेंज किया। राइट, उसने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को बताया तो उसने कहा कि भाई ऐसा अगर उसमें करोगे
नुकसान होगा, alright? He said that really worried like at his friend, you can buy old money as almost at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. अगर तुम बदलना चाहते हो तो ठीक है, तुम बदल सकते हो डीलर के पास, लेकिन इसके लिए तुमको प्रीमियम देना होगा, है ना? और वो जाकर के जब बदलता है तो उसके $300 का पैसा जो वापस मिला वो $200 में मिला। और ओल्ड स्टाइल मनी में यहाँ के 13 सेकंड में एक अंडा मिलता था। 1894 में एक अंडे की कीमत केवल 13 सेंट था। सेंट इज व्हाट? करेंसी ऑफ यूएस डॉलर्स का 100 में का एक भाग को सेंट बोलते हैं। तो एक पैसे कहो या एक पैसे में एक अंडा मिलता था। तो अभी तो जमाना बदल गया है, अभी एक अंडे का दाम शायद 5 रुपये या 6 रुपये है ना? लेकिन वो उस जमाने में जाना था, तो चलो कोई बात नहीं है, $3 का अगर हमको $300 का हमको 200 मिल रहा, कोई बात नहीं, उस जमाने में तो सस्ता था ना, मेरा काम चल जाएगा। जस्ट सी हिज थिंकिंग, राइट? व्हाई इज इट? लुकिंग फॉर पीस, शांति की तलाश ना, इज लुकिंग फॉर पीस एवरीवेयर, अपने सराउंडिंग में, है ना? एक्चुअली ये थर्ड लेवल ऑफ स्टेशन जो है ये उसके एस्केप का है, राइट? इट्स सर्टेनली अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर हिम। ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द बिजीडम लाइफ, जो अभी जिंदगी सबकी है, भाग भाग भाग, दौड़ दौड़ दौड़। तो वो इस दौड़ से अपने आप को किनारे ले जाना चाहता है, और इसीलिए वो ये सब कुछ करने की कोशिश करता है, ऑलराइट? लूजर वाज प्रीटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। अब वो लौट कर घर जाता है और अपनी पत्नी को बताता है कि देखो हम ऐसे स्टेशन पे गए, थर्ड लेवल पे गए, ग्रैंड ट्रंक स्टेशन के थर्ड लेवल पर गए, और वहाँ हमने इस तरह की चीज़ें देखी और मुझे वो अच्छा लगा, मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ, और फिर मैंने सोचा कि मैं 2 टिकट ले लेता हूँ, एक अपने लिए एक तुम्हारे लिए। लेकिन जब मैं टिकट लेने के लिए गया तो वहाँ पर वो जो इंसान टिकट काउंटर पर बैठा था उसने बहुत घूर कर देखा, और जब मैंने पैसा दिया तो उसने कहा कि मुझे चीट करना चाहते हो। ये सारी कहानी उसने अपने वाइफ को बताया। एंड दे वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर। ठीक है, अब ये सब सुनकर तो उसकी पत्नी काफी परेशान हो गई, कि अब थर्ड लेवल पे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है ना? एंड आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप, आई वेंट बैक टू माय स्टैम्प्स। और जब कई बार ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला, बल्कि साथ में एक आध बार उसकी पत्नी भी गई, जब नहीं मिला तो उन लोगों ने गिव अप कर दिया। लेकिन तब वो शांति की तलाश में है, याद रहे, तो उसने फिर से अपने आप को स्टैम्प कलेक्शन के साइड में डाइवर्ट कर लिया। But now we are both looking every weekend because now we have proof that the third level is still there. My friend Sam Miller disappeared. Nobody knew where. समय बीत गया, वो स्टैम्प कलेक्शन में बिजी रहा, और कुछ समय बाद चुके उसने अपने दोस्त से भी बताया था, राइट? तो उसके दोस्त ने फिर एक लेटर लिखा, क्या नहीं, उसका दोस्त कुछ दिनों के लिए नजर नहीं आने लगा। उसका दोस्त कौन? सैम। कौन दोस्त? सैम, है ना? जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है, जो कि इसका ट्रीटमेंट भी कर रहा है, उसका दोस्त भी है। ऐसा माना जाता है कि मनोचिकित्सक भी आधा पागल ही होते हैं, है ना? ऐसा माना जाता है। पेशेंट को डील करते करते शायद उनका भी कुछ ढीला हो जाता है, ऐसा माना जाता है। सच्चाई तो गॉड नोस एंड डॉक्टर हिमसेल्फ नोस, ऑलराइट? तो my friend Sam Miller disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg. तो यार वो अचानक से लापता हो गया, कहीं उसका पता नहीं चला, लेकिन मुझे डाउट हुआ, है ना, कि वो जरूर गेल्सबर्ग चला गया होगा, क्योंकि मैं हमेशा उससे गेल्सबर्ग के बारे में बात किया करता था, और ये घटना तो उसने बताई थी कि टिकट ऐसा बदलना था। I went to school there and he always said he liked the sound of the place and that's where he is, all right, in 1894. और अभी वो वहाँ है, yes, he is enjoying his life there in the year 1894. Because one night fussing with my stamp collection, I found, well, do you know what a first day cover is? When a stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the day. The envelope is called the
first day cover. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. अभी हमने आपको पहले बताया था first day cover क्या है. Alright? Stamp collection की तो उसकी आदत थी, इस में गया और इसी सब में उसको first day cover envelope भी मिला. वो क्या था? एक लिफाफा था जिसमें जो आदमी पहले दिन जो स्टैम्प निकलता था उसको खरीदता था और अपने ही नाम में पोस्ट करता था. उसके अंदर लेटर लिफाफ के अंदर सिर्फ वो स्टैम्प खाली रहता था लिफाफ, और स्टैम्प पे चूंकि फर्स्ट डे का स्टैंपिंग होना चाहिए, ऑफिशियल स्टैंपिंग होना चाहिए, इसलिए वो खरीद करके अपने नेम में उस स्टैम्प को मंगवाते थे और उसे कहा जाता है फर्स्ट, है ना, फर्स्ट डे कवर. ओके, एंड दे आर नेवर ओपन. उसको कभी खोला नहीं जाता क्योंकि इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, खोलने की जरूरत है सिर्फ वो रिकॉर्ड के लिए कि मतलब इस दिन ये स्टैम्प निकला था, हमारे पास इसका रिकॉर्ड है. ऑलराइट, सो दे आर नेवर ओपन. वी जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप. ओके, सो उसको खोला नहीं जाता क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ तो कुछ होता नहीं, एक पतला सा ब्लैंक पेपर डाल दिया जाता है सिर्फ नाम के लिए. ऑलराइट, that night among my oldest first day covers I found one that shouldn't have been there, but there it was. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. That's what the address on the envelope said, and it had been there since July 18, 1894. The postmark showed that, yet I didn't remember it at all. So now he said, oh my God, he found that letter that was mailed to, alright? It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. उसके दादा गेल्सबर्ग में रहा करते थे और उस समय किसी ने उसको मेल किया था. फर्स्ट डे कवर लेटर उसके पास था जो कि जुलाई 1894 का था. ऑलराइट, और उसमें पोस्टमार्क शोड दैट yet I didn't remember it at all. जब उसने पोस्टमार्क को देखा तो उसे याद है, लेकिन वो इसके बारे में कंप्लीटली भूल चुका था, लेकिन जब देखा तो उसे लगा. The stamp was a 6 cent dull brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to granddad in the mail, it was right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. और नेचुरल है कि जब वो लेटर आया तो वो उसके दादा के पास से इसके पास आया और वो उसके कलेक्शन में था जिसको उसने आज तक खोलकर नहीं देखा था, जो जुलाई 1894 का था. राइट, नाउ द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, इट रेड. लेकिन आज फिर एक लेटर आया है, वो पेपर है ना, वो खोल कर देखता है. आई टुक आउट एंड ओपनड इट और उसमें लिखा था द पेपर इनसाइड वाजंट, इट रेड, Charlie, I got to wishing that you were right, then I got to believing you were right, and Charlie, it's true. I found the third level. I have been here 2 weeks, and right now, down the street at the Dailies, someone is playing a piano, and they are all out on the front porch singing, seeing Nelly home, and I'm invited over the lemonade. Come on back, Charlie and Musa, keep looking till you find the third level. It's worth it. Believe me, a note is signed. और जब उसने खोला तो देखा कि अरे ये तो सैम का लिखा हुआ लेटर है, इसमें लिखा है कि अरे सैम, मैं तो यहाँ पहुँच गया हूँ, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ. तुमने जैसे बताया था शाम वहाँ काफ़ी रंगीन है, अच्छी है, लोग पियानो बजा रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं और नेली सिंग नेली होम गाना जो है वो चल रहा है. लाइक जिस सुकून की तलाश में तुम थे, जो तुम बातें करते थे, वाकई वो सुकून यहाँ गेल्सबर्ग में है. मैं यहाँ गेल्सबर्ग में. ऑलराइट, एट द सैम and coin store I go to, I found that the Sam bought $800 worth of old style currency. और जब उसने वो स्टोर पे गया था तो उसने पैसे एक्सचेंज किए थे, तो उसने भी देखा कि सैम ने भी पैसा एक्सचेंज किया था $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी. ऑलराइट, उसने भी $800 ओल्ड करेंसी में एक्सचेंज किया था. दैट ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business. और इतना पैसा उसने अपने आप के लिए काफी सफिशिएंट पाया कि चल भाई मैं फार्मिंग कर लूंगा और कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर लूंगा. He always said that that's what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business. Not in Galesburg, Illinois, in 1894. His old business, why Sam was my psychiatrist. और फिर उसे लगा कि अरे वो तो चला गया, क्यों? क्योंकि वो मेरा साइकियाट्रिस्ट था, वो मुझे ट्रीट कर रहा था, उसे मेरी बातों पे यकीन था, वो वहाँ चला गया. So yes children, so with this we are at the end of the story. Okay,
So what we do, we see in the story that it is all about the waking dream wish fulfillment. All right. A person who was looking for peace everywhere, who kept on roaming about from one level to the second level to the third level. Third level was his imagination which he was looking for. जहाँ उसकी खोज थी, जहाँ वो चाहता था मुझे सन्नाटा मिले, मुझे खुशी मिले। मैं वो अपने दादा से जो कहानियाँ सुना था, उसे लगता था कि वो जगह बहुत शांति प्रिय है, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, किसी भी तरह से वहाँ पहुँच जाऊँ। और चूंकि बैकड्रॉप में ये सब चीजें उसकी थी, इसीलिए उसकी हमेशा तलाश करता रहा, चूंकि वो पीस लवर था। और इसीलिए वो थर्ड लेवल उसका इमेजिनेशन था, जहाँ उसने उन सब चीज़ों को विजुअलाइज किया। और फिर जब वो आकर अपने साइकियाट्रिस्ट को बताता है, तो वो बाद में उसको एक लेटर लिखता है कि वो वहाँ पहुँच चुका है। तो अब आप देखते हैं बच्चों के एक इंसान के अंदर जो चाह होती है, जो उसकी ख्वाहिश होती है, वो हमेशा उसे चाहता है किस तरह से फुलफिल करे। आप कहीं ना कहीं उसको डाइवर्ट करते हैं, कहीं लोग सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं, कुछ और जैसे स्टैम्प कलेक्शन में उसे थोड़ा दिन के लिए रिफ्यूज मिला, शेल्टर मिला, सुकून मिला, लेकिन दैट वाज नॉट द एंड। ही still was longing for the greatest desire of peace which he always longed for। वो टाइम जो गेट्सबर्ग में लोग शाम में एंजॉय करते थे, गाना गाते थे, होम सिंगिंग होम नेली जो गाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस सॉन्ग। आपको इस पर मिल जाएगा वीडियोस नेट पे, आप जरूर उस गाने को सुनिए, आप उसको एंजॉय कीजिएगा। दैट्स टू गुड टू लिसन, राइट। समय हमारे पास आज नहीं है, हो सकता कल हम आपको गाना भी सुना दें। कल मैं इसके साथ नेक्स्ट एपिसोड लूँगा, मैं कल आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगी। और आज मैंने आपको जो पढ़ाया है इंटरनल क्वेश्चंस, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हर लाइन को इंग्लिश के लिए ज़रूरी है कि आप लाइन बाय लाइन पढ़कर समझने की कोशिश करें। और प्रोनाउंसिएशन, व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, जो भी शब्द आप बोलते हैं सही बोलें। सी नहीं होता है, शी होता है। बाजार नहीं होता है, बाजार होता है। जब आप इस तरह से बोलेंगे तभी आपके इंग्लिश का इन्फ्लुएंस नजर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उस पर ध्यान से पढ़िए और इंटरनल क्वेश्चंस को एक वर्कआउट करके उसको आप सॉल्व कीजिए। बाकी डिटेल क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप को नहीं, वो 30 वर्ड 40 वर्ड्स वाला क्वेश्चन कल हम बोर्ड पर डिस्कस करेंगे, आपसे बताएंगे और मेन पॉइंट्स स्टोरी का फिर से आपको देंगे। पूरी कहानी को फिर से एक बार हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पूरी समझ में आई होगी, है ना। और इसी के साथ आपको फिर से एक बार याद दिला दें, रीडिंग जरूर करें, रीडिंग जरूर करें बच्चे, रीडिंग इज मस्ट। आप डिक्शनरी को पास में रखिए। आजकल नेट का ज़माना है, आप मोबाइल से खेलते रहते हो, उसका सही उपयोग करो। मोबाइल में खोलो, जो वर्ड समझ में नहीं आता मोबाइल में खोलो, गूगल आउट करो, फाइंड आउट करो, मीनिंग को समझने की कोशिश करो। कैसे उच्चारण दिया गया है, क्या स्टाइल में करना है, उसको भी समझने की कोशिश की। बहुत सारे वर्ड इंग्लिश में ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश के नहीं है, बोरोड भी है, कुछ जर्मन का भी है, कुछ फ्रेंच है, तो इस तरह के वर्ड्स भी आए हैं। तो आप जब अपने से जब देखेंगे करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। फिर तो हम लोग हैं ही आपके लिए, जब जहाँ जो प्रॉब्लम हो, वी आर ऑलवेज देयर एट योर सर्विस। जब ज़रूरत हो आप हम लोगों से बात कर लीजिए और हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कल हम इसके बारे में मेन पॉइंट्स देंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स, कुछ स्ट्रैक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम अंत करते हैं। सो आई विश यू ऑल थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, maintain this safety because we know that the whole country, the whole world is facing this COVID-19. So be careful, it is care only that can save you. हमारा केयर ही हमें बचा सकता है। धन्यवाद एक बार पुनः आप सभी लोगों का इस कहानी को सुनने के लिए, धन्यवाद।